नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और इसमें जैसे फर्स्ट, सेवन्थ, टेंथ, 24, 25, 26, 42 सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेजर जितने भी हैं गाइस मैं सारे डिस्कस करूंगा 106 तक। जो सिविल सर्विसेज 2024 में भी आया है एग्जैक्ट, नारी शक्ति वंदयान अभियान, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। सो वी विल डिस्कस ऑल द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि आपका प्रीलिम्स का काम चल जाए। और मेंस में फिर अलग से और डिटेल में पढ़ना पड़ता है कुछ कुछ अमेंडमेंट्स को, नॉट ऑल। बाकी मेंस के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के कि 42 में ये ऐड हुआ था या कभी। तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखना पड़ता है। तो समथिंग लाइक दिस जो आपको मेंस में भी हेल्पफुल होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी साथ में खोल रखा उसमें भी देख लेंगे जो कौन सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ है, कौन सा आर्टिकल है। सो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला विद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये नेहरू जी के टाइम पे हुआ था गाइस। और इसका पर्पस क्या था? द पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही थी और उसको क्या थी, जो कोर्ट्स थी वो कोर्ट्स जो थी वो फंडामेंटल राइट्स के इंफ्रिंजमेंट के कारण उनको स्ट्रक डाउन कर दे रही थी। एज पर आर्टिकल 32 द कोर्ट्स हैज पावर कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रेक हुआ है, if the state has taken any of the fundamental rights, then court has power to struck down the law or to make the law as unconstitutional. So कोर्ट बार बार कर रही थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसलिए इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिया। and they have added article 31A and 31B and created 9th schedule। और 9th schedule के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा कि ये 9th शेड्यूल को जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इट गेट्स इम्यूनिटी फॉर बीइंग चैलेंज्ड इनटू कोर्ट ऑफ लॉ। बट आफ्टर केशवनंद भारती केस एंड देन रीइटरेटेड इन आईआर कोलो केस कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कोई भी लॉ है, द कोर्ट हैज राइट फॉर जुडिशियल रिव्यू। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू। सो ये कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो जो भी प्रोविजंस इसमें ऐड हुए हैं आफ्टर केशवानंद भारती केस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। देन फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 31A और बी, एंड देन 9 शेड्यूल ऐड हुआ था। देन empower the state to make special provisions for socially and educationally backward classes। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस के लिए देन आर्टिकल 19 के अंदर अमेंडमेंट किया गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जो आप पढ़ते हैं ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो ऐड की गई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और कौन कौन सी? पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। अब आपने ये पढ़ा होगा कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 में, वो क्लॉज 2 में जो है वो सबके लिए है। मतलब जैसे 1A के लिए अलग है, बी के लिए अलग है। जैसे 19 क्लॉज 1 है, उसके अंदर A B C D अलग अलग है ना। ये तो साहब ने पढ़ा ही होगा, मैं बता देता हूँ। ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन बी है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, देन सी ऑल्सो एसोसिएशंस एंड यूनियंस, देन और क्या था, देन then move freely throughout the territory of India. Then one more is E, reside any part, and finally practice any profession। ई एफ है शायद, या जी है, एफ को स्ट्रक डाउन कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी वाला। रिसाइड, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मैंने ऐसे याद कर रखा गाइस। S8 साम आरपी, सैम होता है ना गाइस, सैम। तो एस से फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन असेंबली, एसोसिएशन, मूव फ्रीली, रिसाइड एनी पार्ट, एंड देन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो इसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। और रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अलग अलग आर्टिकल्स के लिए अलग है। जैसे कि
ये जो पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ऐसी जो फर्स्ट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके लिए 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको दिखाई देता हूँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जल्दी से। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आर्टिकल 19 है। बस पहले में ही दिखा रहा होगा, इस फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। देखो, क्लॉज नथिंग इन क्लॉज 1 शेल affect the operation of any law and prevent the state making law in far as impose reasonable restrictions of the right conferred by said clause। कौन कौन से, देखो, sovereignty and integrity of nation, देखो अलग से 4 लिखा है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, कौन से में हुआ है वो बाद में ऐड हुआ है, फर्स्ट वाले में दूसरा ऐड हुआ था। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी इन रिलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। देखो, ये इसके ऊपर 3 लिखा है, एंड 3 जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। एंड देन 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी ऐड हुआ है। 16th में कौन सा ऐड हुआ है गाइस? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इसमें। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो देखो 2 लिखा है ना, ये 2 मतलब ये जो एफ क्लॉज हटाया, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, देखो ये 2, सब क्लॉज एफ ओमिटेड, और ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला था। एंड देन 1 ऑल्सो अमेंडमेंट। ठीक है, तो ऐसे अमेंडमेंट लिखता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट हो गया गाइस सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकंड में क्या है, सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद डायरेक्टली सेवंथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1956 में हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था गाइस स्टेट का, ये पर्पस है इसका। ठीक है, तो जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसके लिए किया गया था। और ये लिंग्विस्टिक बेसिस कहते हैं, बट इट इज अदर देन आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एंड अदर आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। और इसमें जो पार्ट ए बी सी डी क्लासिफिकेशन था, इसको एबॉलिश किया गया। 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज को क्रिएट किया गया उस समय। एंड देन इनेबल कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर मल्टीपल स्टेट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन हाई कोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट्स। ये किससे आया गाइस? ये आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें सेकंड शेड्यूल को अमेंड किया गया था। आप लोग मुझे बताना गाइस सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है, 7th से अमेंडमेंट हुआ है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो 7th में कौन कौन से आर्टिकल अमेंड हुए गाइस, एक बार ये लिख लेते हैं। देखो, 1 को अमेंड किया है, 3 को अमेंड किया है, 4 को अमेंड किया है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है सेकंड एंड 7, ठीक है, इन शेड्यूल्स को अमेंड किया गया। और 7 शेड्यूल क्या है गाइस? ये तो बहुत इजी है, जो लिस्ट है। ठीक है, 8 शेड्यूल लैंग्वेज है। शेड्यूल्स भी याद होने चाहिए। 7th है लिस्ट, 8 है लैंग्वेज, 9 है वो 9 शेड्यूल जो ये वाला था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, 10 है एडीएल। ठीक है, 11th है पंचायत, एंड 12th है म्यूनसिपैलिटी। ऐसे याद होना चाहिए। देन उसके बाद गाइस 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, ये दादर एंड नागर हवेली के लिए था इन इंडिया। जो दादर एंड नागर हवेली थी ना, जो इंक्लूजन की गई थी इंडिया में। देखो, दो चीजें, देखो, दादर नागर हवेली, देन दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, इसको भी बाद में ही ऐड किया गया था। देन बाद में गोवा को भी बाद में ऐड किया गया था, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ नहीं डाला था। देखो, ये दादर एंड नागर हवेली वाला कौन सा है गाइस? पहले दादर एंड नागर हवेली वाला है, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सी डबल ए बोलूंगा अब मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बार बार बोलना कुछ टंग स्लिप टाइप का समथिंग हो जा रहा है। सो ठीक है, तो दादर एंड नागर हवेली वाला कौन सा है गाइस? 10। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये वाला हुआ है, दमन एंड दीव एंड गोवा वाला, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा है। और इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि जब ये वाला इम्पोर्टेंट है दादर एंड नागर हवेली वाला, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये गाइस 10th के आसपास ही है, 10th या 12th होगा, आप लोग देखिएगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर थोड़ी देर में हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, तब तक अगर मुझे याद आ जाएगा। वैसे तो 10th या 12th में से ही कुछ है, सो वी विल डिस्कस इट।
देन 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 15 CAA, इसमें क्या हुआ था गाइस, हाई कोर्ट कुड क्रिएट रिट्स आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का रिट्स के लिए था, इंक्रीज हाई कोर्ट जजेस, रिटायरमेंट एज 62, देन एडहॉक जजेस, ठीक है, एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो तीन कौन 15th में कौन कौन से प्रोविजन ऐड हुए थे, ये 1963 में हुआ था 15, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हुए थे, इसमें हुआ था एक तो जो हाई कोर्ट could issue writs outside their jurisdiction, then increased high court judges retirement age to 62, and then ad hoc judges, ठीक है। देन नेक्स्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ याद हो गया होगा गाइज आपको 15, इसमें एक तो हाई कोर्ट के बारे में है गाइज, मेनली याद रखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस की बात है, और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और उनके, ठीक है, उनके रिटायरमेंट एज की बात है। सो नेक्स्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th में क्या था गाइज, ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें क्या हुआ था, असर्टेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1971 में आया था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट कोई सी भी पार्ट को अमेंडमेंट अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल के, द असर्टेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक प्रेसिडेंशियल असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेटरी। गाइस इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, मैंडेटरी किया था कि जब जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास, देन इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू गिव हिज असेंट, ठीक है, एंड देन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि कौन सा आर्टिकल अमेंड किया होगा गाइस, देखो आर्टिकल भी थोड़ा सा याद रहेगा। एक तो गाइस देखो अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 पार्ट 20 याद करिएगा, ये 2024 में आया था, कौन सा पार्ट है। देन अनदर आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट में जो स्टार्ट होता है, देखिए दिखा देता हूँ आर्टिकल 13, फंडामेंटल राइट खुला हुआ है तो दिखा देते हैं। ये देखिए आर्टिकल 13 कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स, जो लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे दे आर विल दे शैल बी वॉइड, वो वॉइड हो जाएंगे, उनको माना नहीं जाएगा। और लॉ की डेफिनेशन बता रखी है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स और लॉ इन फोर्स, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये अलग से जो देखो वन है, और वन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इंसर्टेड इन 24, ठीक है, 24th में अमेंडमेंट किया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल, इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होगा इस आर्टिकल का जो 368 से होगा, ये डाला गया था, तो इसको वैलिड रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप कुछ भी बदल सकते हैं बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दुविधा डाल दी बीच में। देन आर्टिकल 13 मेड इनएप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर। 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है, 25th अमेंडमेंट 1971 को देखते हैं। इसमें क्या है गाइस, इसने इंसर्ट किया, देखो 31 ए और बी ये फर्स्ट में हुआ, देन 31 सी ये कब हुआ गाइस, 25 में, एक के बाद सीधे 25 में 31 को छेड़ा गया। और इसमें 31 सी में क्या है, लॉज इंप्लीमेंट, जो 39 बी एंड सी है वो प्रेसिडेंस लेंगे एफ आर के ऊपर, ठीक है। 39 जो बी और सी है वो जब इनको इम्प्लीमेंट करना होगा तो ये अब ये सुपीरियर हो गए हैं, 39 बी और सी सुपीरियर हो गए हैं एफ आर के ऊपर। जब जब भी लॉज इनको 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाए जाएंगे, देन इट विल बी इट विल टेक प्रेसिडेंस, आप इसको ये चैलेंज नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट को ब्रेक किया गया। देन राइट टू प्रॉपर्टी कटेल्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी कटेल्ड कर दिया गया, और 300 300 में 300 बी में डाल दिया गया। पार्शियली स्ट्रक डाउन इन केशवानंद भारती केस, जो ये था पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया गया, बट फिर भी अभी भी है पार्शियली। अब आपको मैं 39 बी और सी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है।
देखो कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन को प्री के लिए 3-4 बार पढ़ दीजिए। देखो बी क्या है, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। देन मतलब इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। देन द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमन सबके लिए होना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कॉमन डिटरमिनेंट। 39 बी और सी के लिए जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है कि 39 बी एंड सी विल बी अंडर द विल टेक प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट, कि वो पीछे रहेंगे, फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंस रहेंगे, कि अगर आपको 39 बी और सी इंप्लीमेंट करना है देन आप फंडामेंटल राइट को, आप कोर्ट में मूव नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट को ब्रेक किए जाए, कि आपके फंडामेंटल राइट ब्रेक हो गए हैं, सॉरी, ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, प्राइवी पर्सेस को एबॉलिश किया गया था। जो प्राइवी पर्सेस क्या थे गाइस, जो प्राइंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, उनको जो अलग से फैसिलिटीज मिलती थी, तो उसको खत्म किया गया, और एडेड आर्टिकल 363 ए, बस इतना ही जानना है आपको, एडेड आर्टिकल 363 ए एंड प्राइवी पर्सेस को खत्म किए गए। देन नेक्स्ट 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो हम एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लेंगे। एडेड 20 लैंड रिफॉर्म्स टू 9th शेड्यूल, ठीक है, 20 लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया गया, बस इतना ही जानना है। इसके बीच में गाइस 36 और इम्पोर्टेंट है, सिक्किम से रिलेटेड, ठीक है, 35 भी सिक्किम से ही है, बट 36 है कि सिक्किम फुल फ्लैश स्टेट बना था हमारा, 36, ठीक है, 35-36 दोनों सिक्किम से है, इसमें पहले बना था प्रोटेक्टोरेट एंड देन फाइनली हमारा परमानेंट स्टेट। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, देखो स्टेट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं अलग से, जिसमें स्टेट्स ऐड किए गए थे, वो अलग से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा स्टेट ऐड किया गया है, ठीक है, तो वो अलग है। तो हम 42nd देखते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें क्या है गाइस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स को अमेंड किया गया, और काफी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ। देखिए पहले प्रियम्बल में ऐड किया गया सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये तीन चीज प्रियम्बल में ऐड की गई। देन फंडामेंटल ड्यूटीज सोरेन सिंह कमेटी, ठीक है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ये ऐड किया गया। देन कर्ब जुडिशियल रिव्यू को कर्ब किया गया, देखिए इसको बाद में स्ट्रक डाउन किया गया, ठीक है, बट ये था स्ट्रक डाउन लेटर, स्ट्रक डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रक डाउन किया। और मिनेरवा मिल्स केस, केशवानंद भारती में तो पहले था ही, मिनेरवा मिल्स केस में भी इसको स्ट्रक डाउन किया गया, ठीक है। देन देखो प्रियम्बल में कोई आर्टिकल ऐड नहीं था। देन जो डीपीएसपी के भी देख लेंगे, अभी पार्ट 4A यानी कि 51A ऐड किया गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A। देन इंक्रीज लोकसभा टेन्योर, 5 से 6 ईयर्स के लिए लोकसभा का टेन्योर, ये भी लेटर स्ट्रक डाउन, ठीक है, तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना इतना मत ध्यान दीजिए, लेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रेंथन डीपीएसपी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लीगल एड, वर्कर पार्टिसिपेशन, ये सारे अमेंडमेंट्स ऐड किए गए, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए, देखो मैं आपको बता देता हूँ डीपीएसपी में। एक तो 39A डाला गया, देन 43A डाला गया, देन 48A डाला गया। देखो जो इन्वायरमेंट वाला है 48A है, जो जो लीगल एड है, ठीक है, लीगल एड कौन सा होगा, ये 39A है। देन वर्कर पार्टिसिपेशन 43A, ठीक है, देखो 39 में 4 ऐड कीजिए 43, 43 में 5 ऐड कीजिए 48, तो सीरीज बन रही है 39 में 4, फिर देन 5, 48। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऐड किए गए। देन देख लीजिएगा एक बार आर्टिकल, एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाला जरूर देखिएगा। देन
ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स टू कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किए गए, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट। ठीक है, ये लिस्ट कौन से है? 7 शेड्यूल। देन मिनर्वा मिल्स केस 1980 मैंने बताया था, वो स्ट्रक डाउन किया इसने। ये जो ये पार्ट आया था ना जुडिशियल रिव्यू को, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। मिनर्वा मिल्स केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केसेस भी शंकरी प्रसाद से आप याद करिए, शंकरी प्रसाद, बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी शंकरी, बेरूबारी यूनियन। ठीक है, देन गोलकनाथ, देन केशवानंद भारती, देन मिनर्वा मिल्स, देन इसके बीच में एक आप एडीएम जबलपुर वाला भी कर सकते हैं, एडीएम जबलपुर। देन मेनका गांधी केस। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस है, मेनका गांधी केस। और रिसेंट के देखें तो आई आर कोहलो केस, और भी बहुत है। एक वो जो वो वाला है ओबीसी रिजर्वेशन वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन कुछ जो गवर्नर से रिलेटेड है, एक सज्जन सिंह भी पहले था इंपॉर्टेंट, गवर्नर गवर्नर से रिलेटेड भी है बिहार के जो थे, दो केस वो देख लीजिएगा। आई आर पोलो केस है, फिर उसके बाद लेटेस्ट में पीयूसीएल वर्सेस पीयूसीएल वाला केस है एक। देन फिर एक इन्वायरमेंट वाला भी है जिसमें अभी फॉरेस्ट की डेफिनेशन का भी चल रहा है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखो इसने क्या किया, कुछ रिवर्स किए इमरजेंसी एरा अमेंडमेंट्स। देखो इमरजेंसी ओनली ऑन कैबिनेट्स रिटर्न एडवाइस। इमरजेंसी कब होगी? जब कैबिनेट रिटर्न एडवाइस देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिपील्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद आर्म्ड रिवेलियन, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 300 ए। फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300 ए, मैं उस समय बता रहा था ना, प्रॉपर्टी 300 ए में डाल दिया गया। देन आर्टिकल 20-21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। ये 44th में कुछ अमेंडमेंट किए गए। देखो 44th में जो अमेंडमेंट किए गए थे वो आर्टिकल बताता हूँ, 19, 21, 22, 59, 71, 74, 83, 103, कुछ कुछ ये ऐसे ऐसे आर्टिकल्स थे। और भी बहुत सारे हैं गाइस। 213 में भी किया था एक 239 बी, 352 इमरजेंसी वाले में किया था, ये रिटर्न एडवाइस होगी। आर्म्ड रिवेलियन की डेफिनेशन को बदला था। 358 में भी किया था, आर्टिकल 31 को भी रिमूव, कुछ कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। देखो आर्टिकल 20-21 में भी किया गया। सो ये काफी सारे अमेंडमेंट किए गए थे। 300 ए भी ऐड किया गया। देन गाइज इसके बाद आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो कीहोटो होलमैन केस, कीहोटो होलमैन केस बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन के लिए। जब भी एग्जाम में एडीएल पे क्वेश्चन आएगा तो आपको कीहोटो होलमैन केस तो लिखना ही लिखना है। और ये 10th शेड्यूल है गाइज, एडेड 10th शेड्यूल। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे ना 10th शेड्यूल, शेड्यूल्स गाइज 1 to 12 शेड्यूल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में लिखे हुए हैं। स्पीकर्स डिसीजन अंडर डिफेक्शन लॉ आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्या था गाइज एंटी डिफेक्शन लॉ में इशू क्या है कि जो फाइनल कॉल लेता है इज टेकन बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। और यही, अब स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है गाइज, ये जनरली क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूलिंग पार्टी के होते हैं। और रूलिंग पार्टी के होंगे तो ये डिसीजन भी रूलिंग पार्टी के फेवर में लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग इज ही टेक्स, प्रोबेबिलिटी है। तो इन्होंने इसीलिए केस हुआ था कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के, मतलब कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और गाइज है क्या, मतलब कि कईयों को पता ही नहीं होगा एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का मतलब है कि जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए और एमपीज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए और जो पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मतलब आपने इलेक्शन एक पार्टी से लड़ा एंड देन अब जब सरकार बनाने की टाइम आई तो आप दूसरी पार्टी में चले गए। तो ऐसे केसेस के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड है कि अगर आप अपनी पार्टी चेंज करेंगे देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। देन 61st, इसमें बस इतना ही याद रखना है कि वोटिंग एज को 21 से 1989 में आया था, 21 से 18 कर दिया गया, रिड्यूस्ड वोटिंग एज। देन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990, इसमें क्या किया गया गाइस, नेशनल कमीशन ऑन एससीज एंड एसटीज। ठीक है, नेशनल कमीशन बनाई गई एससी और एसटी की। आर्टिकल 306, इसमें जो 61st था गाइस, इसमें आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया। ठीक है, आर्टिकल 326। देन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 338, आपको पता होगा नेशनल कमीशन जो एससीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
ओबीसी SC ST दोनों के लिए 338, 338A, 338B, OBCs के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देन 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू NCT नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, क्रिएटेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली अंडर आर्टिकल 239 AA, ठीक है। 239 एक बी भी ए बी भी है गाइस, ठीक है। ये दो आर्टिकल्स थे 239 में, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये, और इसके लिए अलग से 10% का रूल है, बाकी 15% चलते हैं जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे अलग 10% चलता है, ठीक है। 12 और 10 ऐसा जो रूल था ना वो अलग से चलता है, इसमें 10% चलता है। देन इसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74, ये दोनों एक साथ देख लीजिए। 73rd में क्या डाला गया, एक साथ ही हुए थे 1992 में ही दोनों। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया, पार्ट 9, 11 शेड्यूल, 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो आर्टिकल 243 में A टू लेकर के जेड, उसके बाद ZABCD, बहुत सारे खूब सारे आर्टिकल हैं, तो वो पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज के हैं, ठीक है। इसमें जो 74th में क्या था, अर्बन लोकल बॉडी, वो पंचायत क्या है, रूरल में। इसमें पार्ट 9 है, 12 शेड्यूल, 18 फंक्शन, तो ठीक है। 70 देखो अर्बन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो 11 शेड्यूल है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। और जो 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल, ये शेड्यूल्स हैं, ठीक है, ये अर्बन लोकल बॉडीज, इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये 243 M में है इसका, ये वाला आर्टिकल, तो ये मुझे याद है कि M में है, जिसमें सारे, नहीं M में ये लिखा है कि कौन कौन सी चीज वैलिड नहीं है, सॉरी। M में ये है कि 243 M बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फंक्शन पंचायत को नहीं दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप। 243 M बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 ईयर टेन्योर है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 243 I, 243 D इम्पोर्टेंट है, E भी इम्पोर्टेंट है। एक इलेक्शन कमीशन वाला आर्टिकल K है शायद, वो भी देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है सारे। तो इसके कुछ कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th एक साथ कर लिया हमने। देन 76 की इंक्लूडेड तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन लॉ इन 9 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट हैज कैप्ड द रिजर्वेशन एक्ट। देखो इंदिरा सानी, वही मैं पूछ रहा था, इंदिरा सानी जजमेंट था गाइस, जिसमें 50% का जजमेंट था, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ब्रीच भी किया है, मतलब काहे कि वो अलग है, तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा भी है कि जो EWS का रिजर्वेशन है वो वैलिड है। देन तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको, इन्होंने 9 शेड्यूल में डाला कि जुडिशियल रिव्यू से कैप्ड हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, बट देन सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगा दी। देन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC से NST के लिए, OBCs के लिए नहीं है गाइस, SC STs के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन है। इसके पीछे एक केस भी है इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सा केस है कमेंट में करके। देन 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या है गाइस, टैक्स डिवोल्यूशन स्कीम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इम्प्लीमेंटेड न्यू टैक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये पुराना है 2000 का। देन 85th, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड फॉर consequential seniority for promotions, सॉरी। देखो 77 प्रमोशन में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। और 85th में क्या है, सीनियोरिटी, सीनियोरिटी बस इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, सीनियोरिटी मेंटेन रखिए, एक साथ याद करिए 77 के साथ 85th। ये 1995 में आया है, ये 2001 में आया है। देन 86 2002, इसमें क्या है गाइस, फंडामेंटल राइट्स ऐड किया आर्टिकल 221 में, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। इसके बाद 2009 में इस पे एजुकेशन का एक्ट भी आया, 6 to 14 ईयर्स, इसके लिए राइट टू एजुकेशन। और आर्टिकल 45 को चेंज किया और एडेड ड्यूटी अंडर 51A, तो 3 पार्ट चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इसमें एक तो आर्टिकल 21A में ऐड किया, देन 45 की लैंग्वेज चेंज करी, एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में जो के पार्ट था उसको, कि पेरेंट्स जो है वो उसकी ड्यूटी एजुकेट करना अपने चिल्ड्रन को। तो 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत फेमस है, लोगों को पता रहता है। देन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या है गाइस, 15% रिजर्वेशन जो काउंसिल, मतलब नहीं, जो साइज है गाइस,
रिजर्वेशन नहीं, जो COM का साइज है, जो दिल्ली में 10% वाला है, तो इसमें 15% इतना तो होना ही चाहिए। डिस्क्वालीफाइड डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस, जो डिफेक्टर ADL से रिलेटेड जो था, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें उनको डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस, और 15% जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो साइज होगा। ठीक है, तो इसमें गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो मिस हुआ है। वो मैं आपको, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो। पहले तो ये देख लिया जाए कौन सा था ये। 91st तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 91st को आप देख लेना। देन मैं आपको एक बताता हूँ, देखो एक हुआ था लैंग्वेज पे। देखो जो 8 शेड्यूल है गाइस, 8 शेड्यूल जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इसमें एक बार जो 1967 है उसमें सिंधी ऐड हुई थी, सिंधी। देन 1992 में ऐड हुआ था गाइस नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक करके याद कर लीजिए, नमक। ठीक है। देन 2002 में ऐड हुआ था गाइस, कौन सा ऐड हुआ था 2002 में? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। ये तो अब इस बार का पेपर आया था सिविल सर्विसेज का, ये तो परमानेंट याद हो गया। अब इसके अमेंडमेंट नंबर कौन कौन से हैं गाइस, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। ये शायद 70 वाली लाइन में होगा, 72 मुझे याद नहीं है गाइस, मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, ये शायद 24 की लाइन में होगा, 24-25 के आसपास कोई, और ये 70s के आसपास होगा, और ये 90s के आसपास होगा। ये शायद 92 हो सकता है, 92 यहाँ नहीं है ना, हाँ ये शायद 92 हो सकता है, ये 72 हो सकता है, क्योंकि हमने 73rd पढ़ा है सीधे 69 के बाद, तो ये 72 हो सकता है। आप लोग एक बार जरूर मुझे देख के मुझे कंफर्म करिएगा कमेंट करके। आई, वैसे तो मैं बाद में सर्च कर ही लूंगा, बट आप लोगों को भी देखेंगे तो कमेंट पढ़ने से बार बार याद रहेगा। देन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या है? रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओबीसी का रिजर्वेशन प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन 97 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या है आर्टिकल, इसमें एक तो फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, और उसमें भी डाला गया DPSP में भी। देखो पार्ट 9B, ठीक है, पार्ट 9B जो है, देखो 9 क्या था, 9 में फिर 9A भी था, ठीक है। 9 था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 9A था अर्बन लोकल बॉडीज, एंड देन 9B ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जो इसमें आर्टिकल एक तो कौन कौन से ऐड हुए हैं 9B में? 243ZH से 243ZT, ठीक है, 243ZH से 243ZT। देखो भाई, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, 73rd जो पंचायत वाला था, इसमें किया गया था 243A या 243B, ए भी था 243 पहले किया, फिर देन ABCD उसी के अंदर, तो 243 से 243 ओ तक, एंड देन ओ के बाद 243P से 243ZG तक, इतने डाले गए। ये ओ तक, देन P से स्टार्ट होता है ZG, और फिर इसमें ZG से स्टार्ट किया, ZH, G के बाद H आता है, देन ZT तक। ठीक है, तो जो 73rd है, देखो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला, ये 73rd है, इसमें 243 से ओ तक, 243 ओ। देन 74th है ये वाला, इसमें P से लेकर के ZG तक। देन ये भी, ये कौन सा है? 97th, और इसमें कौन सा है गाइस? ZH से ZT, एक साथ हो गए, याद रहेगा। देन 99th, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया, इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वायलेट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है गाइस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इसको वायलेट किया, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसमें इंडिया और बांग्लादेश, देखो 100 के 99 से लेकर के
106, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही होने चाहिए। देखो 100वां कौन सा है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुई, देखो ये 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से भी मिल जाएगा, एकदम अलग से लास्ट में लिखा होगा उसको कौन कौन सी टेरिटरी, कौन कौन से जो एनक्लेव्स हैं वो आपस में जो शेयर एक्सचेंज किए गए थे। तो इम्प्लीमेंटेड इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया था। देन 101 जीएसटी, ये सबको याद है, जीएसटी आर्टिकल 279 ए, ठीक है, आर्टिकल 279 ए इंसर्ट किया गया। जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में गाइस फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड है, देन हर स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, हर स्टेट से, और जो सेंटर के पास है सबसे ज्यादा वोटिंग का जो है वो ऐसा रखा गया है कि सेंटर के बिना ये आप जो स्टेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं कर सकते सेंट्रल कंसेंट के बिना, ठीक है, जो पावर है वो सेंटर के पास सबसे ज्यादा है इसमें, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है। और इसमें देखो गाइस 246 ए, ये आप खुद देखिएगा, 269 ए, 279 ए तो लिखी दिया जीएसटी काउंसिल, ये है आर्टिकल गाइस, इसमें अमेंड किए गए थे। देन 102nd नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, ये गाइस किसमें डाला गया, 338 बी, ठीक है, इससे पहले कौन सा था, 338 ए एंड 338, ये एससीज के लिए था, ये एसटीज के लिए था, नेशनल कमीशन और नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था गाइस, ये देख लेते हैं हम अभी, ठीक है, देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये तो हमारे आंखों से मिस हो जा रहा है, ये रहा 65th, वहां पे लिख लेंगे एक साथ 65वां, 65वां और 102, ठीक है, और 65th, ये एक साथ याद करना है, 65वां और 102, ऐसी 97 के साथ आप 73rd 74 को याद कर सकते हैं। देन 103rd 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस, और सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको अपहेल्ड किया है। देन 104th, इसको जल्दी जल्दी बता देना क्योंकि सबने सुना भी है, देखो एबॉलिश कर दिए जो एंग्लो इंडियंस के सीट्स थी ना, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व सीट्स थी, उसको क्या कर दिया गया है गाइस, एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कौन सा आर्टिकल पिक्चर में आया गाइस, 334, अब देखिएगा कौन कौन से है वहां पर, एंग्लो इंडियंस के दो आर्टिकल है इसमें, एक नहीं है, दो तीन आर्टिकल है। 103 में है गाइस, 15 और 16 में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। देन 105th, इसमें क्या है गाइस, टू क्लैरिफाई द पावर्स ऑफ स्टेट्स इन आइडेंटिफाइंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि सेंटर की अलग लिस्ट और स्टेट की अलग लिस्ट, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मना कर दिया था, बट अगेन अमेंडमेंट करके और स्टेट को पावर दी गई कि दे कैन ऑल्सो नोटिफाई देयर ओन लिस्ट, क्या है, रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज टू मेंटेन देयर ओन SCBC's list which was questioned after Supreme Court judgment in Maratha reservation case. Clarified President list under Article 342A1 is only for center list and state have their own SCBC's list. Reaffirmed the federal structure in reservation policy. Then Article 106, sorry, Constitutional Amendment Act 106, इसको वुमेन रिजर्वेशन भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नारी शक्ति वंदन अभियान, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल 106 अमेंडमेंट एक्ट 2003, ऑल्सो नोन एज नारी शक्ति बंधन अभियान, इसी पे सिविल सर्विसेज 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 33% रिजर्वेशन दिया गया है, और रिजर्वेशन विल अप्लाई टू SC ST रिजर्व सीट्स एज वेल एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर, देखो ये यही पूछा था एग्जाम में कि 18th लोकसभा से हो जाएगा, नहीं, ये आफ्टर नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज विच इज एक्सपेक्टेड पोस्ट 2026। The reservation will be for 15 years from the date of commencement but can be extended. 15 साल के लिए था, यही पूछा था एग्जाम में भी, 15 ईयर्स एंड लोकसभा 2018 के लिए, मतलब 18th लोकसभा के लिए, बट ऐसा नहीं था, 15 ईयर सही था बट 18th लोकसभा के लिए नहीं, क्योंकि वो आफ्टर
डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, और डिलिमिटेशन कब होगा? सेंसस के रिजल्ट आने के बाद, सेंसस के बाद होगा, ठीक है। अब आर्टिकल्स कौन कौन से? एक तो 330 ए और 332 ए, इनको आर्टिकल्स को नए डाले गए, और 239 डबल ए फॉर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि दिल्ली में भी तो ऐड करना है, एक जम्मू कश्मीर वाले में भी अभी इंसर्ट होगा ये, ठीक है। तो हमारे सारे जस्ट 40 मिनट में हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लिए। अब गैस 5 मिनट और लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला कौन सा था? 9 शेड्यूल 31 ए बी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाली गई, ठीक है। पहला देखो लिखते चलते हैं, 9th और 31 ए बी, ठीक है, और 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था गाइस? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये 1956 से तो याद रहता है, उस समय 14 स्टेट्स बने थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ए बी सी डी क्वालिफिकेशन को एबॉलिश किया गया, एंड देन 14 स्टेट 6 यूटीज बनाए गए। देन 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दादर एंड नागर हवेली, ये शायद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें दमन एंड दीव को बनाया गया, ठीक है। दमन एंड दीव was integrated into India through 12th Constitutional Amendment Act. The act incorporated Goa Daman Diu as 8th UT, ठीक है। गोवा भी साथ में है, गोवा दमन दीव एज 8th यूटी। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, ठीक है। देन 15th में क्या है गाइस? हाई कोर्ट के बारे में है। हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया, रिटायरमेंट एज 62 की गई, और एड हाउस जजेस। देन 24th इंपॉर्टेंट है, 24th सबसे इंपॉर्टेंट है इस सब में। एक तो कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट किया गया, 368 में अमेंडमेंट किया गया। और देन प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो एसेंट है वो मैंडेटरी है। देन आर्टिकल 13 में किया गया अमेंडमेंट, एंड देन केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर केस आया। 25वां बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया, कि जो 39 डीपीएसपी का बी और सी है। बी कौन सा था गाइस? जिसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड था, रिसोर्सेज, और सी इनकम इनइक्वलिटी, की इनकम इक्वली होना चाहिए। सो वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और ये है रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस लेंगे ओवर, मतलब कहने का मतलब कि आर्टिकल 39 बी और सी जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फंडामेंटल राइट को बीच में नहीं आना है, बस इतना जानना है। देन राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल की गई, पार्शियली स्ट्रक डाउन इन केशवनंद भारती के। 26वां प्राइवी पर्सेस, 34वां 9 शेड्यूल में 20 लैंड रिफॉर्म्स एडेड किए गए। 36वां इज रिलेटेड टू सिक्किम, ठीक है। 26वां इंपॉर्टेंट है, देखो 26 प्राइवी पर्सेस, 36 सिक्किम, ऐसे याद कर लीजिए। देन 38 की मेड इमरजेंसी डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंसेस, प्रेसिडेंट डिसीजन ड्यूरिंग इमरजेंसीज आर नॉन जस्टिशिएबल, मतलब कोर्ट में नहीं हो सकता। ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रक डाउन है, कि भाई कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेरेशन ये सब 38 में था। 75 में एजेंसी आई थी, तो 38वें में यही इमरजेंसी से है। 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, इसमें प्रियम्बल में ऐड किया गया। देन फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई सोरेन सिंह कमेटी से। देन डीपीएसपी में इन्वायरमेंट 48A, लीगल एड 39A, वर्कर पार्टिसिपेशन 43A, एंड देन वन मोर ऐड किया है गाइस डीपीएसपी में ही, 39 में ही, 39 ई या एफ में से कुछ किया है, देखना आप। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें कैट एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव कैट, और देन स्टेट के लिए सैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और स्टेट। देन 5 सब्जेक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब। एंड देन मिनर्वा मिल्स केस आया इसके ऊपर। 44th में रिस्टोर किए गए काफ़ी सारी चीज़ें, इमरजेंसी पे रिटर्न एडवाइस, आर्म्ड रिवेलियन चेंज कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 में गया, 20-21 कैन बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। 52nd एंटी डिफेक्शन लॉ, 10 शेड्यूल, एमएलए एमपी जो डिफेक्ट करते थे उसको अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कियोटो होलमैन केस है। इसमें फाइनल कॉल स्पीकर ऑफ द रूलिंग पार्टी, स्पीकर ऑफ द हाउस लेता है, जो कि जनरली रूलिंग पार्टी से होता है। देन 64 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 याद भी रहता है, पहला यानी कि 21 से 18, मतलब 60 में जब 61 जोड़ा तो 61 मतलब 21 से 18, 326 में चेंजेस हुए हैं। देन 65वां 65th, फिर 65th अमेंडमेंट में क्या हुआ गाइस? नेशनल कमीशन फॉर, अब देखो 65th के साथ आप 102 पढ़ सकते हैं बीसीज के लिए। इसमें 38A, 38, ठीक है, 38 एंड 38A, 338A एंड 338, ये दोनों ऐड किए गए। देन 69 दिल्ली के लिए, एनसीटी, एनसीटी ऑफ दिल्ली, आर्टिकल 239 डबल ए एंड ए बी। देन गाइस 73rd एंड 74th एक साथ कर सकते हैं, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें
अर्बन में 18 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 29 है। ये गाइस 12 शेड्यूल है, वो 11 शेड्यूल है, 9A है, इसमें आर्टिकल P से ZG तक है और इसमें 243 से O तक है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, 11 शेड्यूल है, 9 है। 9A पूछा था इस बार गाइस सिविल सर्विसेज 2024 में। देन 76वां जो है वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन 69% रिजर्वेशन 9 शेड्यूल में डाला गया कि उसको जुडिशियल रिव्यू से हटा जाए तमिलनाडु वाला, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी केस में 50% रिजर्वेशन की कैप लगा दी थी। देन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, इसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया। देखो 77 और इसके साथ अब 85, इन दोनों को एक साथ पढ़िए, 77वां एंड 85। ये 95 2001 में इसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया एंड देन कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी मेंटेन करी। देन 86वां 86, इसमें तीन है, आर्टिकल 241 आर्टिकल 21A, सॉरी गाइस 21A राइट टू एजुकेशन, 45 डीपीएसपी में वेडिंग चेंज करी अप टू 6 इयर्स वाला एंड देन एक ड्यूटी भी डाली गई। 91st गाइस जो 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 91st है, ठीक है गाइस। 15% जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा होंगे तो जो एक लिमिट से ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या दिक्कत होगी गाइस, वर्क ठीक से नहीं कर पाएगा बिल्कुल, सब मतलब ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे पीएम साहब, और कम होंगे तो ओवर बर्डन होंगे। इसमें क्या था, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट लिमिट्स द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम to 15% of total strength of Lok Sabha, and this amendment also includes provision related to disqualification under anti defection law। ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन दो थे इसके अंदर। जो लिमिट है, मैक्सिमम साइज है 15%, इसकी लिमिट है, इससे कम होनी चाहिए। मिनिमम कितने गाइज होने चाहिए, जैसे जो स्मॉलर स्टेट्स हैं मिजोरम वगैरह, इनमें मिनिमम 7 मिनिस्टर तो रखे ही गए हैं, ठीक है। और इसमें 15% में इंक्लूडिंग सीएम और पीएम, पीएम और सीएम इंक्लूडेड है। देन 93 93 रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देन 97 के साथ आप पीएलए ये कर सकते हैं, इसने 9B में ऐड किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। राजेंद्र शाह केस स्ट्रक डाउन, पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया इसको, राजेंद्र शाह केस 221 फॉर वायलेटिंग फेडरलिज्म। जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रखा गया, जो स्टेट वाली थी विद इन स्टेट, उसको स्टेट की जुरिस्डिक्शन में रखा गया, इसलिए उसको स्ट्रक डाउन किया गया, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने आपको, राजेंद्र शाह केस है। देन 99 स्ट्रक डाउन हो गया एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी को हार्म कर रहा था। देन 100 में क्या है, इंडिया बांग्लादेश जो टेरिटरी एक्सचेंज हुई थी, 101st जीएसटी। 102 गाइज, ये आपको 338 के साथ पढ़ना है, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल 65, और उसमें 37 जोड़े, मतलब 35+2 37 जोड़े, 102 आया, वो एनसीबीसी के साथ, ठीक है। 65 और 102। देन 103 में क्या है गाइस, 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस 104, एंग्लो इंडियंस को रिजर्व सीट को एक्सटेंड नहीं किया गया, और एक्सटेंडेड एसटी रिजर्वेशन को अनदर 10 ईयर एक्सटेंड किया गया, बट एंग्लो इंडियन को नहीं किया गया। देन 105 105 में क्या है, टू क्लेरिफाई द पावर ऑफ स्टेट की अपनी जो खुद की एससी बीसी की स्टेट को लिस्ट को डिक्लेयर कर सकता है। जो ये वाली लिस्ट है 342A1, ये सिर्फ सेंटर की लिस्ट है, प्रेसिडेंट वाली। देन 106 नारी शक्ति वंदना, ये 33% रिजर्वेशन दिया गया, एस सी एस टीज में भी रखा गया है, और डिलिमिटेशन के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। तो गाइस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छे से सारे अमेंडमेंट हमने कवर कर लिए हैं, और आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज वाला हमने अलग से कर लिया, वह नंबर नहीं बताया, नंबर आप लोग देख लीजिएगा, और यहीं पे हम लोग अलविदा लेंगे, ठीक है गाइस। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ गया है, और मैं तो यही कहूँगा इस समय सिर्फ पीवाईक्यू, देखो कुछ दिन टेस्ट सीरीज दे दीजिए, उसके बाद गाइस आफ्टर टेस्ट सीरीज मेरे को लगता है कि लास्ट के जब 15 डेज एग्जाम्स के रह जाएंगे तब टेस्ट सीरीज को बंद कर देना आप लोग, और उसके बाद आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। मैं तो देखो यही करता हूँ, करना भी चाहिए, ऐसा मुझे फील हुआ है, क्योंकि जो पीवाईक्यू से अंदाजा लगता है आंसर मार्क करने का, वो टेस्ट सीरीज से नहीं लगता है। देखो गाइस ये जो ये है 21st है, ठीक है। जो ये वाला 1967 1992 वाला जो है वो 71st है, ठीक है। ये 71st 1992 1967, और जो 2002 या 3 वाला है वो 92nd है। मैं सही बता रहा था,
ये 21वां है, ये 72 बोल रहा था, 71 है, 21, 71 और 92। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, 21, 71, 92। तो अभी रिसेंटली गाइज मैं यही कह रहा था कि आप कुछ 2-4 टेस्ट और दे लीजिए, और लास्ट के 15 डेज में आप टेस्ट देने बंद कर देना। और आप गाइज जो ये पीडीएफ है वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। आप ये प्रेफिनिटी एजुकेशन टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, ये लिंक है गाइज उसका चैनल का, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक मिल जाएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइज आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मुझे देते रहिए थ्रू सब्सक्राइबिंग, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िए गाइज। और मैं बहुत सारी मैंने गैसिंग सीरीज भी करा रखी है, तो बहुत स्मार्ट गैसिंग बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। क्योंकि देखो ज़्यादा वो लोगों ने नहीं देखा है ऐसे, बट जो मेरे क्लोज जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ पर्सनली, उन लोग वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हैं, और काफ़ी कुछ मेरे को पता है कि वो 10-12-15 स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी सीरियस हैं, वो 100% क्लियर करेंगे प्रीलिम्स अच्छे, इवन फॉरेस्ट कट ऑफ से क्लियर करेंगे। तो उन लोगों को मैं मेंटर कर रहा हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी है टाइम, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाइस 50 स्टूडेंट्स को मेंटर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि अभी तो मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, मैंने काउंटिंग नहीं करी है, मैं एवरेज बता रहा हूँ। तो उनको मैं मेंटर कर रहा हूँ, मुझे पता है वो सारे ब्रिलियंट हैं, सारे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम को ऐसे ही बढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर, और ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा। इस ईयर देखते हैं, अभी तक मेरे साथ, क्योंकि अभी तक लोगों पे पहुंचना भी मुश्किल है, क्योंकि ठीक है, यहीं पे हम अपना चैनल अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो।